बेटा हम अभी तक बात कर रहे थे ब्लड सेल्स की, और ब्लड सेल्स में हमने देखा था कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। हमने तीनों सेल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करी, है ना। हमने आरबीसी के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने आरबीसी की। हम जानते हैं ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में जो सेल है वो आरबीसी है, जो मिलियंस में है ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो है वो है थाउजेंड्स में, और उसके बाद हमने पढ़ा प्लेटलेट्स जो कि लैक्स में। तीनों सेल्स के स्ट्रक्चर, तीनों सेल की प्रॉपर्टीज, सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब वापस से आते हैं अपन आरबीसी के ऊपर। हम सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, और वो एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं और वो एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, पहला है सर एंटीजन, दूसरा है ब्लड ग्रुप। बहुत कॉमन सी बात है बेटा, ब्लड ग्रुप, बहुत बार हम ये टर्म यूज करते हैं, ब्लड ग्रुप। हम सबका कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होता है, आपका भी ब्लड ग्रुप होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को अपना ब्लड ग्रुप पता होता है, आज के टाइम पे नहीं होता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये ब्लड ग्रुप है क्या चीज, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कैसा है? क्या सभी का ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है? क्या सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है? और इन ब्लड ग्रुप का यूज, इन ब्लड ग्रुप का काम क्या आता है बॉडी के अंदर? ठीक है ना, तो हमें ये सब चीजें समझनी है। उसको समझने से पहले मैं आपको एंटीजन समझाता हूँ। पहले भी शायद मैंने आपको एंटीजन की डेफिनेशन बताई होगी। एंटीजन है क्या? जनरली हम एंटीजन की बात जब करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एनी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जाए, एनी फॉरेन पार्टिकल विच इज हार्मफुल फॉर अस, जो हमें बीमार करे, जो हमारे लिए हार्मफुल हो, वो बॉडी के लिए एक एंटीजन है। एनी फॉरेन पार्टिकल, अब फॉरेन पार्टिकल का मतलब ये नहीं चाइना से आना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आजकल चाइना वाला माल बहुत ज्यादा चल रहा है, कोविड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो चाइना से आएगा वही एंटीजन है। एनी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल का मतलब जो बॉडी के बाहर से अंदर जाए, बॉडी के लिए तो बाहर से आने वाली हर चीज फॉरेन है ना, तो फॉरेन पार्टिकल, और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अगर हमें बीमार कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द एंटीजन। कुछ नहीं होता, प्रोटीन होता है, ठीक है। जो पैथोजन हम कहते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बॉडी में जा रहे हैं, तो ये क्या है? पैथोजन है। और इन पैथोजन के अंदर जो चीजें होती है जो हमें बीमार करती है वो एंटीजन है। इनके अंदर हमें बीमार करने वाली जो पावर होती है वो क्या है? एंटीजन, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात एंटीजन की। तो सर एंटीजन का मतलब तो ये हुआ ना कि जो बॉडी के बाहर से आए। अब हम खुद ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? एंटीजन का मतलब तो जो बाहर से अंदर जाए और जो हमें बीमार करे, तो फिर आरबीसी की सरफेस पे ऑलरेडी एंटीजन कैसे प्रेजेंट हैं? और अगर प्रेजेंट है तो क्या वो हमें बीमार नहीं करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है वो हमें बीमार नहीं करते हैं। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं जिनको हम सेल्फ एंटीजन कहते हैं। सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंटीजन का मतलब ऐसी प्रोटीन्स, ऐसे एंटीजन जो बॉडी ने खुद बनाए हैं और जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो बॉडी के ही है ना, तो बॉडी उनको जानती है, बॉडी ने ही क्रिएट किया है, बॉडी ने ही बनाया है, तो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर भी हमें ऐसी कुछ प्रोटीन्स दिखाई देती है, ऐसे कुछ सेल्फ एंटीजन दिखाई देते हैं, और इन सेल्फ एंटीजन या इन आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन्स मिलती है, इनके बेसिस पे हम हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है लेंस स्टीनर। लेंस स्टीनर एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया? इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों के ब्लड सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट किए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्लास में हैं, है ना, आपकी क्लास में मान लो 50 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया जाए, सबका ब्लड सैंपल लिया अलग अलग, ठीक है। अब और उन सब को जो है, उन सब का नाम लिख दिया गया उस ब्लड सैंपल के ऊपर कि भाई ये ए का ब्लड ग्रुप है, ये बी का है, या फिर किसी का भी नाम लिख लो,
ठीक है, ये XYZ इन सबका ब्लड ग्रुप है, सबका नाम लिख दिया। अब उन ब्लड सैंपल को क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज किया तो सेल अलग हो गई, प्लाज्मा अलग हो गया, ठीक है। ब्लड के अंदर हम जानते हैं क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और ब्लड की सेल होती है। तो हर एक पर्सन का ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल को क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब में डाल के क्या कर दिया, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो प्लाज्मा और सेल क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। प्लाज्मा और सेल क्या हो गई, अलग अलग हो गई इस तरीके से। अब मान लो ये किसी पर्सन का है, पर्सन है इसका नाम एक्स, इसका ब्लड ग्रुप। अब हमने क्या किया, इसमें से एक आरबीसी ली, आरबीसी ली और इस आरबीसी को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, आरबीसी की स्टडी कर रहा है। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ऐसा पता चला कि इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कुछ अलग से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे थे, कुछ प्रोटीन दिख रही थी, ठीक है। अलग से कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोटीन्स है। अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। हम जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी हुई है, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। हमें इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, हमारे काम का ही नहीं है कैसा स्ट्रक्चर दिखता है सर, कितने बॉन्ड होते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को ये समझना है कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ। तो आरबीसी उठाई, इसकी सरफेस पे देखा कि भाई कुछ अलग से प्रोटीन लगी हुई है, तो इस प्रोटीन को कंसीडर कर लिया कि भैया इसको नाम दे देते हैं। अगर ऐसी प्रोटीन दिख रही है, मान लेते हैं अपन की ऐसी बॉक्स जैसी एक प्रोटीन दिखी है, ऐसी बॉक्स नहीं होता है, वो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, और अपन ने मान लिया, अपन ने इसको नाम दे दिया कि भैया ए प्रोटीन है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा पर्सन, वाई पर्सन, उसका ब्लड सैंपल उठाया, उसको भी इसी तरीके से क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, प्लाज्मा अलग किया, आरबीसी अलग की, इसकी भी आरबीसी को उठाया, इसकी आरबीसी को देख रहे हैं। अब जब इसकी आरबीसी को देखा तो इसकी आरबीसी पे भी कुछ स्ट्रक्चर तो दिखा, बट वो स्ट्रक्चर इससे अलग था। मान लिया अपन ने कि ऐसा स्ट्रक्चर देखा, देखो सर्कल, वो स्क्वायर था, ये सर्कल है, ठीक है। फिर वही बात कर रहा हूँ, प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इसमें भी और इसमें भी। जब ये स्ट्रक्चर देखा और ये स्ट्रक्चर देखा, दोनों कुछ अलग अलग थे, तो इसको मान लिया ऐसा है, इसको मान लिया ऐसा है, अपन ने कह दिया चलो ये बी स्ट्रक्चर है, ठीक है, आरबीसी में। फिर ऐसे ही जेड पर्सन जो था, उसकी आरबीसी को देखा, तो उसकी आरबीसी पे भी क्या दिखा, हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखे, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या थे, कुछ और अलग दिखी बात उसको। इसमें ये भी दिखा और ये भी दिख रहा है भाई उसमें, तो यानी कि इसमें ए प्रोटीन भी दिख रही है, बी प्रोटीन भी दिख रही है। फिर एक चौथा पर्सन था, उसकी आरबीसी को जो है स्टडी कर रहे हैं, उसकी आरबीसी को जब माइक्रोस्कोप में डाल के देखा, इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं। तो ये तो 4 पर्सन हो गए। ऐसे ही हमने मान लो 100 पीपल, 1000 पीपल के सैंपल लिए हैं, उन 100 और 1000 के हर एक पर्सन को यही सेम प्रोसेस के साथ हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेल को अलग किया, और हर एक आरबीसी को उठा उठा के अपन देख रहे हैं किसमें कितने स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, देख रहे हैं। तो जनरली दिखता क्या है, ठीक है, जनरली क्या दिखा, उन 1000 पीपल के अंदर यही 4 जो है कैटेगरीज दिख रही है मोस्टली, यही 4 कैटेगरी, कि कुछ के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ के ऊपर ऐसा दिख रहा है, कुछ के ऊपर ऐसा दिख रहा है, कुछ के ऊपर ऐसा दिख रहा है। वो 1000 पीपल का अंदर हम देखेंगे तो मोस्टली हमें यही 4 कैटेगरी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि यही 4 है, होते हैं और भी टाइप के प्रोटीन्स है, बट वो रेयर है, ये जनरल है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे ये बोला गया कि भाई जो लोग हैं, पर्सन है, उनकी आरबीसी पे कुछ इस तरीके की प्रोटीन्स लगी होती है, और जो प्रोटीन हमें आरबीसी के ऊपर दिखती है, उसी बेसिस पे हमने इसका ब्लड ग्रुप बोल दिया कि ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, और ये ओ ब्लड ग्रुप है। किस बेसिस पे ये डिसाइड किया गया, बहुत सारे लोगों का ब्लड सैंपल स्टडी किया, उनकी आरबीसी को उठा उठा के देखा, उस आरबीसी की सरफेस पे हमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन दिखे। वो प्रोटीन या तो ये वाले थे, या ये वाले थे, या ये वाले थे, या ये वाले थे, और इन्हीं प्रोटीन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड कर लिया गया कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप ओ, 4 कैटेगरी का ब्लड ग्रुप होता है। और ये काम किया था साइंटिस्ट का नाम है लैंड स्टीनर, इसीलिए उन्होंने बोला था ABO सिस्टम, ABO सिस्टम दिया उन्होंने, ABO, इसमें ए बी तो आ ही गया, ए बी बोल, ए अलग बोलो, बी अलग बोलो, या ए बी अलग, ए बी एक साथ बोलो, एक ही बात हो गई। तो इन्होंने दिया था हमें ABO सिस्टम, ठीक है। ये मेनली जो है ब्लड ग्रुप होते हैं, इनके अलावा ऐसा नहीं कि यही ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप तो और भी टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप H भी होता है, ब्लड ग्रुप N भी होता है, ब्लड ग्रुप M भी होता है, अलग अलग टाइप।
बट वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, बट वो क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए जनरली हम उनको अभी यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं। एक जनरल एबीओ सिस्टम का जो ब्लड ग्रुप था वो दिया था किसने, लैंडस्टीनर ने, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन लगा हुआ है, जो प्रोटीन लगी हुई है, इसकी बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और बात, जब ये ब्लड ग्रुप डिसाइड किया गया, जब ये ब्लड सैंपल देखा गया, अब इनमें हुआ क्या, मैंने कहा ना 1000 पीपल, सबके ब्लड सैंपल टेस्ट किए गए, इनमें यही चीजें मिली, लेकिन उन 1000 में ये तो मिल गया, लेकिन इनके अलावा कुछ और चीज भी मिली थी साइंटिस्ट को। क्या मिली थी, कुछ आरबीसी ऐसी थी, कुछ आरबीसी ऐसी थी जिनके ऊपर इन प्रोटीन के अलावा कुछ और प्रोटीन भी प्रेजेंट थी। ये ऐसी कुछ आरबीसी ऐसी थी जिनके ऊपर इन प्रोटीन के अलावा भी कुछ और प्रोटीन प्रेजेंट थी। ये प्रोटीन कौन सी थी, RH। ये RH एंटीजन है। RH नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये वाला एंटीजन, ये वाली प्रोटीन सबसे पहले रीसस मंकी होता है, उस मंकी की आरबीसी पे मिला था। उसके बाद इसको ह्यूमन में स्टडी किया गया, बाद में ह्यूमन के अंदर भी ये मिला था, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये वाला एंटीजन रीसस मंकी की आरबीसी पे मिला, इसलिए इसको RH नाम दे दिया। तो ये RH एंटीजन है, ठीक है भाई। चलो मेरा ब्लड सैंपल निकाला, मेरी आरबीसी को देखा, तो मेरी आरबीसी पे मिल रहा है कि भाई ये वाला एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B। लेकिन इसके साथ में मेरी आरबीसी पे ये वाला एंटीजन भी मिला है, RH, ठीक है। ये वाला एंटीजन भी मिला, जरूरी नहीं मिलेगा, मिल सकता है। तो अब ये B मिला तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर इसके साथ में RH भी मिलता है तो ये RH क्या डिसाइड करता है, अगर किसी भी आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन है, इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव करेगा। RH एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो अगर मेरी आरबीसी को देखा, उस आरबीसी पे B वाला एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B। मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन। लेकिन अगर B के साथ में RH भी लगा हुआ है तो B पॉजिटिव, RH क्या करेगा, ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव करेगा। तो अगर A के साथ में RH लगा हुआ है तो A है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A। लेकिन साथ में अगर RH भी लगा दिया तो A पॉजिटिव, RH हटा दूं तो A नेगेटिव। उसी तरीके से B के साथ में B और RH तो B पॉजिटिव, RH हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, B नेगेटिव। वैसे ही ये मिला AB, तो AB है अभी तो, ठीक है। अब साथ में मैंने अगर RH लगा दिया, यहाँ पे RH भी मिल रहा है मुझे, तो AB पॉजिटिव और RH नहीं है तो AB नेगेटिव। उसी तरीके से O क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई एंटीजन मिल ही नहीं रहा है, ये 0 है बेसिकली। लेकिन AB 0 अच्छा नहीं लगता तो AB O कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है। तो ये O क्या है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, 0 एंटीजन है, तो ये हो गया O ब्लड ग्रुप। लेकिन साथ में अगर मैं यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है लेकिन RH मिल रहा है मुझे, तो कोई एंटीजन नहीं है मतलब O, लेकिन RH है तो O पॉजिटिव, और RH भी नहीं है, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो RH नेगेटिव। बात समझ में आई। तो कुल मिला के हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, ठीक है। और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये कौन डिसाइड करता है, अगर हमारे ब्लड ग्रुप, हमारे आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनेगा, RH एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हमेशा नेगेटिव बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड हुआ। दूसरी बात करते हैं हमने अभी तक क्या स्टडी की, इन सारे पर्सन की आरबीसी उठाई, आरबीसी पे हमने देख लिया एंटीजन, तो इनका प्लाज्मा भी तो है, इनके प्लाज्मा में भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में भी तो कुछ ना कुछ होगा। मान लें हम जानते हैं कि बॉडी में जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी। बताया था ना मैंने, मान लो कोई बैक्टीरिया बॉडी में आया, इम्यून सिस्टम को स्ट्राइक किया, वो बैक्टीरिया क्या है, एंटीजन, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, याद करो प्लाज्मा पढ़ा था, प्लाज्मा के अंदर हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़े हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन में हमने ग्लोब्यूलिन पढ़ा था। ग्लोब्यूलिन हमने पढ़े थे 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। और ये गामा ग्लोब्यूलिन जो है जिसको हम
इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी कहते हैं। इसका मतलब किसी भी एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो कहाँ होती है? हमारे प्लाज्मा में। कहाँ होती है? हमारे प्लाज्मा के अंदर बनती है। किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनती है वो कहाँ बनती है? हमारे प्लाज्मा में। तो आप समझो कि ये आरबीसी है, आरबीसी ने भी तो एंटीजन बनाया, आरबीसी की सरफेस पे क्या है? एंटीजन है ना, भले ही ये सेल्फ एंटीजन है तो एंटीजन। तो जो एंटीजन हमारी आरबीसी पे होता है उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होगी। जैसा एंटीजन है उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होगी। अब ये है ए एंटीजन, इसकी ऑपोजिट जब भी एंटीबॉडी बनाऊंगा तो एंटीबॉडी के लिए पहली बात तो एंटी लिखना है। अब यहाँ में एंटी ए नहीं लिख सकता, ऑपोजिट का मतलब एंटी ए नहीं लिखना है। अगर आपने ए एंटीजन के लिए एंटी ए एंटीबॉडी बना दी तो ये ए और ए क्या कर जाएंगे? प्लॉट कर जाएंगे, क्लम्प कर जाएंगे। ए एंटीजन ए एंटीबॉडी दोनों बाइंड कर गए, आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए जैसा एंटीजन है उसकी ऑपोजिट, अगर ए एंटीजन है तो हमेशा यहाँ बनेगा एंटी बी। तो ये दोनों आपस में कभी क्लॉट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? एंटी ए। अगर आप एंटी बी बना दोगे, एंटी बी मतलब बी की अगेंस्ट है, तो दोनों क्लॉट कर जाएंगे आपस में, एंटी ए। यहाँ देखो दोनों टाइप के एंटीजन है, तो आप कोई एंटीबॉडी यहाँ प्लाज्मा में बना ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी बनाओगे वो किसी न किसी के साथ तो बाइंड करेगी, है ना। मान ले अपन ने बना दी यहाँ पे एंटी ए होती है, मान लेते हैं एंटी ए, तो वो इसके साथ प्लॉट कर जाएगी। मान लो अपन बनाए कि एंटी बी है तो वो इसके साथ प्लॉट कर जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक। चौथा, ओ ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन है नहीं, देखो इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है, क्योंकि किसी के साथ ये बाइंड तो करेगी नहीं, इस तरीके से। तो यही चीज मैंने यार लिखी है, ये देखो इस डायग्राम में ये चार मैंने हमने सैंपल उठाए, आरबीसी देखी, आरबीसी के ऊपर जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप, ठीक। अब इनका प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ए एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट एंटी बी बनी, बी एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटी ए बना, ए बी एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, और कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी। ये एक चीज आपको याद रखनी, ये याद रखोगे तो आपका आगे की जो चीजें हैं अभी आरएच एंटीजन से रिलेटेड या ब्लड डोनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से वो इजीली सॉल्व हो जाता है। इतना याद रखना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपको मैंने बता दिया आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था रीसस मंकी में, इसीलिए इसका नाम आरएच रखा गया। कहाँ होता है? ये भी आरबीसी की सरफेस पे होता है। आरएच एंटीजन देखिए यहाँ पे आरबीसी की सरफेस पे, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव करेगा, अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप को नेगेटिव करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंडीशन होगी मेरी आरबीसी पे बी एंटीजन है और मेरी आरबीसी पे आरएच एंटीजन भी है। बी पॉजिटिव बोल दिया मतलब पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन, ठीक। अगली बात, आरएच का जो एंटीजन होता है, भाई देखो हमने बोला आरबीसी पे ए एंटीजन तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, बी एंटीजन तो इसकी भी ऑपोजिट एंटीबॉडी है, ठीक है, और कुछ नहीं है तो उसकी भी एंटीबॉडी है। आरएच एंटीजन की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है, आरएच एंटीजन की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, समझिए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब बी एंटीजन भी है आरएच एंटीजन भी है, ठीक है। तो बी के लिए तो एंटीबॉडी है मेरे पास एंटी ए, आरएच मेरी बॉडी में है एंटीजन, लेकिन इसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, मेरे प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं बोल रहा हूँ बी पॉजिटिव, इसका मतलब आरएच एंटीजन है, लेकिन उस आरएच के लिए बॉडी में, मेरी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। मान लो इसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, मान लेते हैं ये बी है और इस पे आरएच भी नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया? बी नेगेटिव, ये बी नेगेटिव क्योंकि आरएच नहीं है। आरएच नहीं है तो भी इसके पास भी आरएच की कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कहाँ से होगी? यहाँ पे आरएच है तब भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी कि आरएच एंटीजन हो या ना हो कोई एंटीबॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती आरएच के लिए। लेकिन अब आप समझिए, लेकिन बोला मैंने, अगर ये वाला पर्सन, ये वाला, ठीक है, इसका नाम है दीपक, ठीक है, और इसका नाम है
नवीन मान लेते हैं, इसने इसको ब्लड डोनेट किया, ठीक है, समझिएगा। इसके पास RH एंटीजन था, भाई ब्लड ग्रुप तो दोनों का सेम है, बी और बी, चलो ब्लड चला गया। देखो इधर RH का एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं थी, यहाँ RH का एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं, मतलब इसकी बॉडी RH के एंटीजन को जानती नहीं, होता क्या, क्योंकि उसकी बॉडी में कभी RH एंटीजन बना ही नहीं। लेकिन जैसे यहाँ से ब्लड इधर गया तो इधर का RH एंटीजन इसकी बॉडी में जाएगा, इसकी बॉडी में जब RH एंटीजन जाएगा तो इसकी बॉडी के लिए क्या है, वो RH एंटीजन तो नया है ना, तो इसने तो पहली बार देखा, नॉर्मली तो था ही। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो मेरी बॉडी तो RH एंटीजन जानती नहीं है, क्योंकि उसने कभी बनाया ही नहीं। लेकिन किसी और का ब्लड मेरी बॉडी में आया और मेरी बॉडी में RH एंटीजन अगर पहुंचा है तो मेरी बॉडी के लिए वो RH एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि बॉडी नहीं जानती। और अगर मेरी बॉडी में RH एंटीजन आएगा, फॉरेन पार्टिकल है, तो अब मेरी बॉडी उसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप चीजों को समझिए। ये कहना चाह रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन जब होती है किसी भी पर्सन के अंदर RH के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है, आप दोनों को मिक्स मत कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन में किसी भी पर्सन के अंदर RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं होती है। हमने बोला कि भाई A एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी बनती है, B एंटीजन है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है, A भी है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि दोनों एंटीजन है, और O होगा तो दोनों एंटीबॉडी होगी। ये कंडीशन हम जानते हैं। RH की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन, ठीक है, इसका भी ब्लड ग्रुप B है, दोनों के ऊपर B एंटीजन है, इसके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर RH एंटीजन नहीं है। B के लिए एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी-A। RH के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, नो RH एंटीबॉडी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, भले मेरे पास RH एंटीजन है लेकिन इस RH एंटीजन के लिए मेरी बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ठीक है। इसके पास कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी-A, इसके अगेंस्ट कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अब यहाँ पे कंडीशन समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में ये पर्सन, इसके पास RH एंटीजन है तब भी कोई RH की एंटीबॉडी नहीं है, ये पर्सन जिसके पास RH एंटीजन नहीं है तब भी कोई RH की एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर ये इसको ब्लड दे, डोनेट करे, तो इसकी बॉडी में क्या जाएगा, एक तो ये जाएगा और क्या जाएगा, ये जाएगा। ब्लड इधर से उधर गया तो RH एंटीजन भी तो गया, तो अब इसके पास क्या आ गया, RH का एंटीजन आया है। क्या इसके पहले ये पर्सन RH एंटीजन जानता था क्या, इसके पास RH का एंटीजन कभी था ही नहीं, इसने देखा ही नहीं कभी RH एंटीजन क्या होता है, पहली बार आया। तो पहली बार अगर बाहर से RH एंटीजन आया, इसकी बॉडी तो इसको क्या करेगी, एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगी, और फॉरेन पार्टिकल जब कंसीडर करेगी तो इसका इम्यून सिस्टम इसके लिए क्या बनाएगा, RH एंटीबॉडी। अब बनेगी RH एंटीबॉडी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि RH एंटीबॉडी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, RH एंटीबॉडी एग्जिस्ट करती है, बट कब करेगी, जब एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, अगर आपने उसकी बॉडी में पॉजिटिव वाला ब्लड डाल दिया तब एग्जिस्ट करेगी एंटीबॉडी। क्लियर, चलिए, तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब अगली बात जो मैं समझा रहा हूँ वो है ब्लड डोनेशन। जब भी हम ब्लड डोनेट करेंगे हमें क्या क्या चीज याद रखनी है। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, इसमें बहुत सारी जो है चांसेस और कंडीशंस बन सकती है, बट अभी हम क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से और जो जो चीजें हमारे क्वेश्चंस के लिए बन सकती है वो जनरल चीजें हमें याद रखनी है। क्या करना है समझिए, हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन की। ब्लड डोनेशन करना है तो दो जन होंगे यहाँ पे, एक डोनर होगा, एक रेसिपिएंट होगा, ठीक है, एक डोनर और एक रेसिपिएंट। हमेशा क्या याद रखना है आपको, कोई भी हो, कोई भी कंडीशन, कोई भी क्वेश्चन बन जाए, ज्यादा आपने को इधर उधर नहीं सोचना है, ठीक है। हो तो बहुत कुछ सकता है, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो सारे के सारे डाउट मेडिकल कॉलेज में अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर। अभी अपने को बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने के लिए। जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें डोनर के ब्लड ग्रुप में हमेशा क्या चेक करना है, एंटीजन, कि डोनर की आरबीसी पे एंटीजन कौन सा है, ये देख लो। और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप में देखना है, प्लाज्मा में देखनी है क्या, एंटीबॉडी, कि रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप बोल रहे हो कि भाई ये ब्लड ग्रुप उस वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, अगर ऐसा ब्लड ग्रुप उसको दे दे तो क्या होगा, सारी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। याद क्या रखना है,
कोई जो भी डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन, ठीक है, और जो ब्लड ले रहा है जो रिसीव उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी, ये चेक कर लो, अपने आप अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझते अपन एंटीजन और एंटीबॉडी समझते। हम ये मानते हैं कि एक ब्लड ग्रुप है ए, ये डोनर है ब्लड ग्रुप, ठीक है, और रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप बी, ये रेसिपिएंट है। तो अब क्या ये पॉसिबल है, हम कैसे पता लगाएं? ब्लड ग्रुप ए है, मैंने क्या कहा, डोनर की ब्लड में क्या चेक करना है अपने को, एंटीजन, क्या चेक करना है, एंटीजन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन, जैसा एंटीजन वैसे ही तो ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप। तो हम क्या देखेंगे, इसकी डोनर के अंदर एंटीजन देखना है अपने को, तो इसका एंटीजन क्या हुआ, ए। रेसिपिएंट है बी, रेसिपिएंट है बी, तो इसकी सरफेस पे तो एंटीजन हो गया ये, लेकिन इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होती है, ये देखिए आप, ये रेसिपिएंट है, एंटीजन तो ये हुआ, हमें रेसिपिएंट का एंटीजन चेक नहीं करना, हमें रेसिपिएंट की क्या चेक करनी है, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी ए, एंटी ए। अब आप सोचिए, एंटीजन है ए, एंटीबॉडी है एंटी ए, मैंने कहा ना ये तो दोनों एक जैसी हो गई, दोनों आपस में क्या करेगी, क्लम्प कर जाएगी, है ना। तो आपने अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड बी ब्लड ग्रुप को चढ़ा दिया तो ये आरबीसी का एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ क्लम्प कर जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट को मर भी सकता है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ले लो, आपके पास डोनर है, ये रेसिपिएंट, डोनर है आपके पास ए बी, तो इसका एंटीजन चेक कर लो। मैंने क्या कहा, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है मतलब दोनों एंटीजन होंगे ए बी, इसके पास एंटीजन कौन कौन से हैं, ए बी। ठीक है, रेसिपिएंट मान लेते अपन ओ है, कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों होगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीबॉडी है, आप इधर से ब्लड उधर डालोगे, दोनों किसी के साथ क्लॉट कर जाएगी, इसका मतलब ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक, लेकिन अगर आपका रेसिपिएंट, एंटीजन तो यही है, डोनर तो यही है, लेकिन रेसिपिएंट ओ की जगह आपके पास रेसिपिएंट कौन है, बी है, मान लेते बी रेसिपिएंट है, तो बी का प्लाज्मा में क्या होता है, रेसिपिएंट का प्लाज्मा चेक करो तो ये प्लाज्मा एंटी ए, एंटी ए, देखो इसके पास एंटीजन कौन कौन सा है, ए और बी, इसके पास एंटी ए, मतलब क्लॉटिंग तो होगी, ये ए इस ए एंटीजन के साथ क्लॉट करेगा, बी के साथ नहीं करेगा, पार्शियली क्लॉटिंग तो होगी, बट अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो हम ये वाला ब्लड दे सकते हैं उसको, पार्शियल क्लॉटिंग होगी, सारी नहीं होगी, लेकिन वो क्लॉटिंग इतनी कम होगी कि डिजोल्व हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो ये पॉसिबल है, आप दे सकते हो अगर ब्लड नहीं मिल रहा है सेम तो। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, मान लो डोनर है आपका ब्लड ग्रुप ओ, हम ये मान लेते हैं डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप ओ, ओ का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, हमें डोनर का क्या चेक करना पड़ता है, एंटीजन। मैंने क्या बोला, डोनर का क्या चेक करो, एंटीजन। अब ओ ब्लड ग्रुप के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं भैया, मतलब आप इसको किसी भी ब्लड में ट्रांसफर कर दो, किसी भी ब्लड में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इनके पास कोई सी भी एंटीबॉडी हो क्या फर्क पड़ेगा, किसी के साथ कोई क्लॉट नहीं करेगा। इधर देखो आप, इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, ना तो ए है ना बी है, तो ये किसी के भी साथ कभी भी क्लॉटिंग नहीं करेगा, इसका मतलब ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। और ओ में भी कौन सा वाला ज्यादा यूनिवर्सल हुआ, ओ नेगेटिव, क्योंकि अगर ओ पॉजिटिव बोल दिया इसका मतलब कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन आरएच तो है, आरएच तो है ना, तो ये भी तो एंटीजन है। तो हम अगर कोई एंटीजन नहीं है इसका मतलब वो 100% क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, इसलिए हम मानते हैं ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। कोई एंटीजन है ही नहीं, डोनर की हमेशा एंटीजन चेक करनी है, अगर कोई एंटीजन नहीं है इसका मतलब वो सबको ब्लड दे सकता है। उसी तरीके से रेसिपिएंट की बात करूं, रेसिपिएंट क्या होता है, जिसका हमें क्या चेक करना है, एंटीबॉडी। ये रेसिपिएंट मान लेते हैं ए बी, क्या इसके पास कोई एंटीबॉडी है, नहीं है ना, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, यानी कि ए बी जो है एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसकी सरफेस पे तीनों एंटीजन होंगे, ए एंटीजन, बी एंटीजन और आर एच एंटीजन, लेकिन कोई एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो कोई सा भी ब्लड इसके पास आए क्या क्लॉट करेगा, कभी नहीं करेगा। इसका मतलब
ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबका ले लेगा, सबका ब्लड रिसीव कर सकता है। क्यों रिसीव कर सकता है? क्योंकि उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई सा भी एंटीजन आए कोई एंटीबॉडी तो मिल ही नहीं रही है उसको, मतलब वो कभी किसी के भी साथ बाइंड नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव करता है, नहीं है तो ब्लड ग्रुप को नेगेटिव करता है। RH एंटीजन के लिए नॉर्मली कंडीशन में ना तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, अगर RH एंटीजन है तब भी नहीं है, नहीं है तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। तीसरी बात कि O नेगेटिव जो होगा वो हमेशा यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ब्लड दे सकता है, और AB पॉजिटिव हमेशा ब्लड ले सकता है। अब आप ऐसे सोचोगे तो कंडीशन उल्टी भी हो जाएगी, है ना, इधर का एंटीजन इधर की एंटीबॉडी, बहुत कुछ कंडीशन बन सकती है, इसलिए मैंने कहा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको एक सिंपल वे में तरीका याद रखना है, डोनर का एंटीजन चेक कर लो, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक कर लो, बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप उल्टा सोचोगे तो सर में इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी तो क्लॉट करेगी ना, वो बहुत सारी कंडीशन फिर क्रिएट होती है, अपने को अभी उसमें नहीं उलझना है, अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सही करने का तरीका याद रखो, डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे और हमने कहा था कि RH एंटीजन प्रेजेंट अगर है ब्लड के ऊपर, RBC के ऊपर, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहा है। RH एंटीजन के लिए नॉर्मली एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन एक RH पॉजिटिव अगर दूसरे RH नेगेटिव को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसकी बॉडी क्या करती है, उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगी और एंटीबॉडी बनती है। इससे रिलेटेड एक कंडीशन, एक डिजीज है, नाम है इसका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। मतलब से ही पता चल रहा है, देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो का मतलब RBC है, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट हो जाना, RBC डैमेज हो जाना, किसमें, फीटस के अंदर, है ना। इसी का दूसरा नाम देखो हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक का मतलब ब्लड का लाइसिस हो जाना, है ना, डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो कुल मिला के जो फीटस या न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हीमोलाइटिक डिजीज, HDN। किस कंडीशन में होता है, देखो एक पर्सन, एक मेल है, ये RH पॉजिटिव है, कोई सभी ब्लड ग्रुप हो, अभी ब्लड ग्रुप से मतलब अपन तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, A होगा B होगा जो भी होगा, पॉजिटिव है मतलब RH एंटीजन है उसके पास, और ये मैरी करता है एक RH नेगेटिव फीमेल से। एक फीमेल है जिसके ऊपर RH नेगेटिव, मान लो A नेगेटिव है, ये A पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, A नेगेटिव है, ठीक है, या B पॉजिटिव B नेगेटिव, जो भी हो, कुछ भी हो, A B से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों की शादी होगी। मैंने आपको क्या बताया था, ये RH पॉजिटिव है, मतलब इसकी बॉडी में कभी भी RH का एंटीबॉडी नहीं होगा, भले पॉजिटिव है लेकिन एंटीबॉडी जनरली नहीं होता है, बताया था। ये RH नेगेटिव एंटीबॉडी हो गई नहीं RH का तो कभी, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन, दोनों की शादी हो गई। अब इनकी अंदर पहला जो चाइल्ड होगा, पहली प्रेगनेंसी, अब ये पहला जो चाइल्ड है, अगर ये RH पॉजिटिव हुआ, चांसेस है ना, जरूरी थोड़ी होगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि फादर पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है तो जरूरी थोड़ी कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ, RH पॉजिटिव पहला चाइल्ड, लेकिन ये अभी भी पहला जो चाइल्ड है वो भले ही RH पॉजिटिव है लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल बर्थ ले पैदा हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, मतलब अच्छे से डेवलप हो जाएगा और इसका बर्थ हो जाएगा। जब बर्थ होता है, जब पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है पहली प्रेगनेंसी के अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड को जैसे ही कट किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को जैसे ही कट किया जाता है उस टाइम पे क्या होगा, ये जो चाइल्ड पहला है ये RH पॉजिटिव है, इसका कुछ ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर के ब्लड में चला गया जो कि RH नेगेटिव। आप समझिए कि भाई ये फीटस, सॉरी ये है यूट्रस, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये है डेवलपिंग फीटस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव, और मदर का कैसा है, RH नेगेटिव, कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं है। जब इस अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से कट किया जाएगा बर्थ के टाइम पे, जैसे ही कट किया ये तो बाहर आ गया, लेकिन कट करते टाइम क्या होता है, कुछ इस फीटस का कुछ ब्लड कहाँ चला गया, मदर के ब्लड में चला गया, यहाँ से मिक्स हो गया। तो हुआ क्या, जब फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में गया, इसका तो बर्थ हो गया, लेकिन इसका जो पॉजिटिव एंटीजन था वो मदर के ब्लड में चला गया, RH पॉजिटिव एंटीजन कहाँ चला गया, मदर के ब्लड में। अब मैंने आपको बताया था ना कि मदर का ब्लड नॉर्मली कैसा था, एंटीजन है ही नहीं उसके अंदर, नॉर्मली वो कैसी थी लाइफ टाइम, RH नेगेटिव, उसका ब्लड ग्रुप कैसा था, B नेगेटिव, उसने कभी एंटीजन RH वाला देखा ही नहीं। लेकिन अब फीटस की बॉडी से ये ब्लड जो आया इसमें RH एंटीजन था, यानी कि मदर के ब्लड में RH एंटीजन आया तो मदर का ब्लड उस RH एंटीजन को कैसे कंसीडर करेगा, एज अ फॉरेन पार्टिकल, मतलब पहली बार देखा भाई मैंने तो RH एंटीजन, तो क्या है वो फॉरेन पार्टिकल, मतलब बाहर से आया हुआ कोई हार्मफुल पार्टिकल है।
मदर का इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगा। तो मदर की बॉडी में एक RH एंटीजन के लिए क्या बनेगी, RH एंटीबॉडी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना सर आपने बोला RH की एंटीबॉडी होती नहीं। RH की एंटीबॉडी नॉर्मली नहीं होती। अगर मेरा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो मेरी बॉडी RH एंटीजन बना रही है, इसका मतलब मेरी बॉडी में RH की कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। किसी के बॉडी में RH एंटीजन नहीं है तो उसकी बॉडी में भी RH एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन मेरा RH एंटीजन किसी और की बॉडी में चला गया तो उसकी बॉडी में RH की एंटीबॉडी बनेगी। वैसे ही मदर है नॉर्मली कैसी थी, नेगेटिव, मतलब RH एंटीजन नहीं था, लेकिन फीटस RH पॉजिटिव था। अब ये पॉजिटिव जब मदर के ब्लड में आया तो इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन पार्टिकल की तरह कंसीडर करता है और क्या बना देता है, RH की एंटीबॉडी। मतलब अब मदर की बॉडी में अब RH एंटीबॉडी घूम रही है। तो क्या सर वो मदर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? कैसे पहुंचाएगी भाई, मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव है ना, एंटीबॉडी बाइंड किससे करेगी, खाली एंटीबॉडी घूम रही है बस, ठीक है। और पहला चाइल्ड तो नॉर्मल हो गया क्योंकि ये तो पार्ट्यूरेशन हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया बाहर आ गया, सर्वाइव, जिंदा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी, वापस अगर दूसरी प्रेगनेंसी होती है और अगर दूसरा चाइल्ड जो है दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर जो है फिर से ये RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव, भाई अब दूसरा फीटस आ गया, तो पहला तो नॉर्मल हो गया, अब ये फीटस नंबर 2 है, ठीक है, ये डेवलप कर रहा है और ये भी कैसा है, RH पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन आता है, भाई न्यूट्रिशन कैसे मिलता है फीटस को, मदर के ब्लड से ही तो आता है न्यूट्रिशन, सारा ग्लूकोज सब इधर से ही आएगा, न्यूट्रिशन आता है। इस मदर के ब्लड में ये RH की एंटीबॉडी भी तो घूम रही है, ये RH एंटीबॉडी इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके इधर आ जाती है, किसमें, फीटस में, न्यूट्रिशन के साथ। ये RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में घूम रही थी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके न्यूट्रिशन के साथ इधर आएगी इसके अंदर। अब देखो ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन, इसको एंटीजन मिल गया। अब जैसे इसको एंटीजन मिला फीटस के अंदर, सारा का सारा एंटीबॉडी फीटस की RBC पे जाके बाइंड कर गया और RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया, RBC को क्या कर दिया, क्लम कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, उसकी सारी RBC डिस्ट्रॉय कर दी गई, इरिथ्रोब्लास्ट कर दिया गया, यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो सर्वाइव ही ना करे, है ना। अगर वो एनी हाउ सर्वाइव कर भी जाता है, अगर उसका बर्थ भी हो जाता है, तब भी आफ्टर बर्थ वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर RBC बहुत कम है, RBC डिस्ट्रॉय की जा चुकी है। अभी भी जैसे नई RBC बनती है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है, क्योंकि एंटीबॉडी तो आ गई एक बार उसकी बॉडी में, और जैसे RBC बनती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, RBC बनती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव जो है RH पॉजिटिव, नॉर्मली जिसकी बॉडी में पॉजिटिव है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी नेगेटिव के अंदर चला गया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर ऐसा ना हो फिर, या तो ये सेकंड प्रेगनेंसी कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसी पहली प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई थी, जैसी पहली बार इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया गया था, उसके तुरंत विद इन द 48 आवर्स मदर को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है रोगम का, या NTD का इंजेक्शन होता है, या रोलिन, ठीक है, रोगम, रोलिन या NTD, ये इंजेक्शन मदर को दिए जाते हैं आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहला पार्चुरेशन हुआ उसके 48 आवर्स के अंदर। तो ये इंजेक्शन क्या करेंगे, इस मदर की बॉडी के अंदर ये RH एंटीबॉडी को डेवलप नहीं होने देंगे। RH एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी तो कभी भी वो दूसरी प्रेगनेंसी तीसरी प्रेगनेंसी में उस फीटस को दिक्कत नहीं करेगी। तो जनरल प्रैक्टिस में ये किया ही जाता है, चाहे मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी रहा हो, हर बार पहली प्रेगनेंसी के बाद ये इंजेक्शन दे दिया जाता है फॉर द सेफर साइड, ताकि सेकंड टाइम पे उनको दिक्कत ना आए। यार तो यहाँ पे ये आपको याद रखनी कंडीशन, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की बात, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, सेकंड में दिक्कत आएगी, ठीक। उसके अलावा RBC के बारे में और एक दो तीन जनरल से पॉइंट है कि RBC के लिए 0.9 से लगा के 1% NaCl सोल्यूशन, एक 1% NaCl सोल्यूशन बना दिया, उसमें RBC डाल दो। RBC के लिए वो सोल्यूशन कैसा होता है, आइसोटोनिक, RBC में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि RBC के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, दैट विल बी द आइसोटोनिक सोल्यूशन फॉर द RBC। 0.1 से लगा के 0.9 से लगा के 1% NaCl सोल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से RBC को अगर अपन एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसमें वाटर कम है, एक ऐसा सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन पानी बहुत कम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें RBC डाल दिया, RBC के अंदर तो खूब सारा पानी है,
बाहर पानी कम है तो वाटर अंदर से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आरबीसी इस कंडीशन में क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। अगर आरबीसी को हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला तो आरबीसी श्रिंक कर जाती है, ठीक है। और अगर आरबीसी को हमने हाइपोटोनिक में डाल दिया तो बाहर पानी ज्यादा है तो सारा वाटर कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और जब अंदर वाटर जाएगा तो आरबीसी को क्या कर देगा, वो बर्स्ट कर देगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो कुल मिला के 0.1 0.9 से लगा के 1% सोल्यूशन जो होता है NaCl का वो आइसोटोनिक है, ठीक है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आरबीसी को डालोगे तो आरबीसी क्या करेगी, श्रिंक करेगी, और हाइपोटोनिक में क्या कर जाएगी, आरबीसी बर्स्ट कर जाएगी, ठीक है। आरएच एंटीजन के लिए नॉर्मली किसी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन आरएच एंटीजन एक आरएच नेगेटिव के अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पे वो एंटीबॉडी डेवलप कर सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड किया गया है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। जैसा एंटीजन है उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। ब्लड डोनेशन के लिए हमें हमेशा डोनर का एंटीजन चेक करना है, रेसिपिएंट की हमेशा एंटीबॉडी चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हुआ हमारा ब्लड ग्रुप का पार्ट। चैप्टर का बेटा लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट जो बचा है दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग। सिर्फ कैसे हमारा ब्लड जो है बॉडी के अंदर वो क्लॉट करता है। कहीं चोट लगती है, ब्लड बाहर जो है बहना स्टार्ट होता है, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है ब्लड बहना बंद हो गया, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है बॉडी का कि ब्लड क्लॉट होना चाहिए। अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है किसी की बॉडी के अंदर, अगर चोट लगने पे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कहीं पे भी अगर आपको चोट लगी वो ब्लड लगातार बहता रहेगा, उसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड क्लॉट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ब्लड क्लॉट होता है। जनरली बॉडी के अंदर 2 टाइप की क्लॉटिंग होती है। बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, नॉर्मली बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट हो जाता है। 2 तरीके से ब्लड क्लॉट होता है, वन इज अ थ्रोम्बस एंड अदर इज अ एम्बोलस। 2 तरीके के क्लॉट बनते हैं बॉडी के अंदर। थ्रोम्बस क्या होता है, एक स्टैटिक क्लॉट है। स्टैटिक क्लॉट का मतलब जहां पे क्लॉट बना है वहीं पे रहेगा वो हमेशा के लिए, है ना। वो ऐसा नहीं कि अगर मेरे हाथ की किसी ब्लड वेसल में क्लॉट बना है तो वो क्लॉट यहाँ से मूव करते करते पैर की जो है ब्लड वेसल में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो स्टैटिक होता है, रुका हुआ है, जहां क्लॉट बना है वहीं रहेगा। लेस फैटल होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। और अगर ये वाला क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में बने तो उस क्लॉट को हम नाम देते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। कहीं जिस ब्लड वेसल में, कहीं पे भी बन सकता है भाई, हाथ की ब्लड वेसल में बना, यहाँ पड़ा हुआ है तो हाथ की सप्लाई को अफेक्ट करेगा, बाकी कहीं और सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता है वो क्लॉट, ठीक है। इसीलिए ज्यादा फैटल नहीं है, ज्यादा डेंजरस नहीं है। अगर क्लॉट जो है, जनरली हम देखते हैं ना बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है, जब उनको टेस्ट किया जाता है तो उनके ब्लॉकेज मिलते हैं, क्लॉट मिलते हैं, अंदर ब्लड की क्लॉट हो गए। तो अगर ये क्लॉट जो है ये ब्लॉकेज या क्लॉट बहुत सारी वजह से बन सकते हैं। अगर ब्लड का क्लॉट हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी क्या है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, इसमें अगर ब्लड क्लॉट हुआ है, इस क्लॉट का नाम है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये भी हार्ट अटैक का एक रीजन बन सकता है। तो ये हुआ थ्रोम्बस। दूसरा है एम्बोलस। ये मूवेबल क्लॉट होता है, ये बॉडी में घूमता रहता है ब्लड के साथ। मान लो एक हाथ की आर्टरी में, हाथ की किसी ब्लड वेसल में क्लॉट बना था ब्लड का, लेकिन वो ब्लड के फ्लो के साथ घूमते 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 ब्रेन की किसी ब्लड वेसल में पहुंच गया या किडनी की ब्लड वेसल में पहुंच गया, तो क्या करेगा, ये ब्रेन को या किडनी की ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करेगा। और अगर ब्रेन और किडनी की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ब्रेन के अंदर हेमरेज करवा दे या जो है कोमा में चला जाए पर्सन। तो इस तरीके से ये हमारी लाइफ के लिए ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है। मूवेबल क्लॉट होता है जो, ठीक है। स्टैटिक तो जहां बना है वहीं ठीक होगा, वहीं से आप उसको रिमूव भी करवा सकते हो बाय द सर्जिकल मेथड, या ट्रीटमेंट से उसको डिसॉल्व भी करवा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर क्लॉट जो है, जब चोट लगती है तो क्लॉट होता कैसे है। ये तो हमने तो पढ़े कि दोनों तरीके के जो क्लॉट हैं बॉडी के अंदर बन रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कहीं चोट लगती है, ब्लड बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, खून वहां पे बहना बंद हो जाता है, खून वहां पे जम जाता है। किस किस वजह से ऐसा होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस का मतलब समझिए आप कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी होते हैं। होता क्या है, जब चोट लगती है तो ये फैक्टर्स जो हैं ये एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं। कोई एक फैक्टर एक्टिवेट होगा, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, वो तीसरे को एक्टिवेट करेगा, वो चौथे को एक्टिवेट करेगा, सब आपस में एक दूसरे को चेन में एक्टिवेट करते रहते हैं। इस वजह से हमने इसको कैस्केड प्रोसेस का, कैस्केड का मतलब एक चेन में चल रहा है सारा काम, ठीक है। जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत पड़ी, जैसे ही चोट लगी, ब्लड बहना स्टार्ट हुआ, पहला फैक्टर एक्टिवेट हुआ, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, पांचवें को करेगा, इस तरीके से सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं चेन में, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको एक कैस्केड प्रोसेस होता है। टोटल क्लॉटिंग के लिए, ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है 13। इनमें से वैसे तो ये सारे के सारे जरूरी हैं, कोई एक भी एब्सेंट होगा तो कोई ना कोई दिक्कत तो कॉज करेगा, बट स्टिल जो स्टार्टिंग के 4 क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, होते हैं टोटल 13, सारे के सारे जरूरी हैं, ठीक है। कोई अगर कोई भी एक भी एब्सेंट हुआ तो कोई ना कोई दिक्कत तो करेगा ही करेगा, लेकिन इनमें से भी स्टार्टिंग के जो 4 क्लॉटिंग फैक्टर अपन अभी पढ़ेंगे आगे वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत है, साथ ही साथ में ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए विटामिन के भी चाहिए होता है। ये इन क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करवाने में, इनको सिंथेसिस करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो विटामिन के की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी एसेंशियल हो गया, और 13 क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए। इन 13 में से स्टार्टिंग के 4 क्लॉटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। यहाँ मैंने एक मैकेनिज्म लिखा है, क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, इसके बाद मैं आपको क्लॉटिंग फैक्टर के नाम बताता हूँ। पहले अपन मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि चोट लगने पे ब्लड क्लॉट कैसे हुआ। सबसे पहले है इंजर्ड टिश्यू, कहीं पे चोट लगी आपको, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है, ये ब्लड वेसल थी, ठीक है, यहाँ चोट लग गई तो यहाँ का टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है, ये टिश्यू डैमेज हुआ, इंजरी हुई, तो यहाँ इंजर्ड टिश्यू से एक फैक्टर रिलीज हुआ जिसका नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ से रिलीज होगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब यहाँ से अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है ना, बहता हुआ ब्लड पहुंच रहा है। अब जैसे ही ये ब्लड यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज हो गया। इस ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट आ रहा है, ये प्लेटलेट ने रिलीज किया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पहुंचते ही, इंजरी पे पहुंचते ही इसने क्या रिलीज कर दिया, एंडो। तो एक जगह आया एक्सो, टिश्यू ने तो रिलीज किया एक्सो, प्लेटलेट ने रिलीज किया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों जब मिल गए तो यहाँ पे क्या बन गया, थ्रोम्बोकाइनेज। कहाँ पे बना, जहाँ चोट लगी हुई है, जहाँ पे इंजरी हुई है, टिश्यू जहाँ पे इंजर्ड है वहां पे क्या बन गया, थ्रोम्बोकाइनेज। इसी का दूसरा नाम प्रोथ्रोम्बिनेज। किसकी वजह से बना, इंजर्ड टिश्यू से आया एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट से सीक्रेट हुआ एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और दोनों ने मिलके इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे, थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, इसका काम, भाई ब्लड आ रहा है, यहाँ से लगातार ब्लड कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि चोट लग गई। इस ब्लड में क्या होता है, हिपैरिन होता है, याद करिए हिपैरिन बताया था नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है ना ब्लड में, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट जो हिपैरिन है, ब्लड को क्लॉट होने से बचा रहा है बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, अब ब्लड को क्लॉट करवाना है, तो यहाँ पे क्या बन गया, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, जैसे ही ब्लड यहाँ पे पहुंच रहा है, इसके अंदर जो हिपैरिन है उसको इनएक्टिव कर देता है, हेपेरिन का काम खत्म हो गया। हेपेरिन क्या करता है, बॉडी के अंदर जब तक ब्लड है उसको क्लॉट नहीं होने दे रहा है, कौन, हिपैरिन। हिपैरिन जब तक एक्टिव है क्लॉट नहीं होने देगा। हमें तो क्लॉट करवाना है ना, यहाँ पे ब्लड क्लॉट करवाना है, क्योंकि चोट लग गई बाहर निकलेगा, तो क्लॉट करवाना है। तो क्लॉट करवाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हिपैरिन को बंद करो। हिपैरिन को कौन इनएक्टिव करता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इंजरी हुई है, टिश्यू, ठीक है। कहाँ से बना है थ्रोम्बोकाइनेज, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जहाँ चोट लगी है, जैसे यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ पे हिपैरिन हो गया इनएक्टिव। अब जैसे हिपैरिन इनएक्टिव हुआ, अब क्या होगा समझिए, ये थ्रोम्बोकाइनेज अब क्या करेगा, हमारे ब्लड में हमने प्लाज्मा में पढ़ी थी प्लाज्मा प्रोटीन, याद है प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें हमने पढ़ी थी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पढ़ी थी हमने। तो ये प्रोथ्रोम्बिन होगी ना प्लाज्मा में, जो ब्लड आ रहा है इसमें क्या होगी, प्रोथ्रोम्बिन होगी, ये इनएक्टिव है अभी। ये थ्रोम्बोकाइनेज जैसे ही बना, ये क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम। थ्रोम्बिन बन गया, ये एक्टिव हो चुका है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया थ्रोम्बिन। कहाँ पे हो रहा है सारा काम, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ चोट लगी, इस जगह पे। बॉडी के अंदर जब तक ब्लड फ्लो कर रहा है तब तक कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ये इंजर्ड टिश्यू पे पहुंच रहा है सारी एक्टिविटी हो रही है। और मैंने कहा था कैस्केड, जैसे ये रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो प्लेटलेट ने ये सीक्रेट किया, दोनों मिले तो ये बना, ये बनते ही ये एक्टिवेट हो गया और थ्रोम्बिन बन गया। तो थ्रोम्बिन बन गया यहाँ पे, जहाँ पे चोट लगी वहां पे आ रहा है। दूसरा प्रोटीन, हम जानते हैं प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन भी तो होता है, तो इस ब्लड में फाइब्रिनोजन भी आ रहा होगा। फाइब्रिनोजन क्या होता है, सॉल्युबल, ब्लड में घुला हुआ है, डिसॉल्व फॉर्म में। जैसे ही यहाँ पे थ्रोम्बिन बना, इस जगह पे ये थ्रोम्बिन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस ब्लड में आने वाले फाइब्रिनोजन को क्या कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन क्या है, इनसॉल्युबल होता है ब्लड के अंदर। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। अभी तक फाइब्रिनोजन ब्लड के अंदर घुला हुआ था, लेकिन थ्रोम्बिन ने क्या किया, इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे ब्लड आता है,
फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन, तो फाइब्रिन यहाँ पे जमना स्टार्ट हो गया, देखो ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में ऐसे जमना स्टार्ट, क्योंकि ये तो इनसॉल्यूबल है, ऐसे जमना स्टार्ट हो गया फाइब्रिन। जब फाइब्रिन सारा लगातार यहाँ पे जमता रहता है तो ऐसे लग रहा है जैसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया। आपने कभी ड्रेसिंग करवाई है चोट लगने पे तो डॉक्टर क्या करता है, कॉटन के नीचे पहले एक मैश जैसा पट्टी का वो टुकड़ा काट के लगाता है, वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है ये प्लेटलेट्स के लिए, ठीक है, सॉरी फाइब्रिन की वजह से मैश लाइक। अब लगातार जो पीछे से ब्लड आ रहा है वो ब्लड की सेल्स आके लगातार इसमें ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे फंसना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से धीरे धीरे कुछ मिनट्स में यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। जब ये पूरा पैक कर दिया, प्लग बन गया, यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा दिया जिसने किसी ने, ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, जरूरत पड़ी, सबसे पहले जो इंजर्ड टिश्यू था उसने क्या रिलीज किया, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्लेटलेट आया वहां पे उसने रिलीज किया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों मिले कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। इस थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया, सबसे पहला काम इसने हेपेरिन को इनएक्टिव किया, और साथ में ब्लड के प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन था इनएक्टिव फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। थ्रोम्बिन ने क्या किया, ब्लड के प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन था सॉल्युबल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में इनसॉल्युबल फॉर्म में, और लगातार ये फाइब्रिन यहाँ पे जमता जाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ब्लड सेल्स में ट्रैप हो जाती है, और बाद में फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए जितनी भी स्टेप्स हमने पढ़ी, ये इन स्टेप्स के अंदर कैल्शियम हर जगह जरूरी पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, उन क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर हैं। आप देखिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सो और एंडो दो पार्ट है, बट है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन पहला एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन के बिना क्लॉटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा हमें जरूरत पड़ रही है प्रोथ्रोम्बिन की, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा हमें जरूरत पड़ रही है फाइब्रिनोजन की, क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो रहा है। और चौथा हमें जरूरत पड़ रही है कैल्शियम की। तो ये जो चार हैं ये एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इनके अलावा और भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बनता है वो मोस्टली इन क्लॉटिंग फैक्टर पे ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। आपके एनसीईआरटी में यही चार नाम लिखे गए हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से प्रोसेस बता रहा हूँ। इंजरी हुई, चोट लगी, इंजर्ड टिश्यू ने क्या रिलीज किया, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, वहां जो प्लेटलेट आया उसने क्या रिलीज किया, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों जब मिले कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज, जो सबसे पहले हेपेरिन को इनएक्टिव करता है ताकि ब्लड क्लॉट हो सके। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन यहाँ पे आके जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस मैश लाइक स्ट्रक्चर में कौन डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड सेल्स, और ब्लड क्लॉट कर जाता है। फैक्टर की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने 13 क्लॉटिंग फैक्टर लिखे हैं सीक्वेंस से, आपको सीक्वेंस से ही याद करने हैं। ऐसा नहीं याद सारे कर लिए लेकिन सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आपको सीक्वेंस से ही इनको याद करना है। ये सीक्वेंस है जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर लिखे, जरूरी सारे होते हैं, बट इसमें से भी स्टार्टिंग के जो चार हैं वो सबसे ज्यादा एसेंशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, दोनों प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, हमने देखा प्लेटलेट से सीक्रेट हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और चौथा कैल्शियम। स्टार्टिंग के चार सबसे ज्यादा एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। नंबर 5 पे आता है लेबाइल फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं प्रोएक्सिलेरिन, और नंबर 6 पे आता है एक्सिलेरिन, पहले प्रोएक्सिलेरिन फिर एक्सिलेरिन। ये नंबर 6 का जो क्लॉटिंग फैक्टर है एक्सिलेरिन, ये अब रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये मान लिया गया है कि इस क्लॉटिंग फैक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग में, ये रिजेक्टेड है। लेकिन रिजेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं कि सर लिस्ट में से हटा दो 12 कर दो, लिस्ट में अभी भी आपको 13 ही याद करने हैं। ये 6 नंबर पे आपको याद करना है एक्सिलेरिन, और ये भी याद करना है कि ये रिजेक्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी बनता है कौन सा पहले था और अब रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं इसको हटा के अपन इस लिस्ट को जो है 12 की कर दें, ऐसा नहीं करना है। 13 के 13 आपको याद करने हैं सीक्वेंस में, और आपको याद रखना है कि नंबर 6 पे कौन आता है, एक्सिलेरिन, विच इज नाउ रिजेक्टेड। नंबर 7 पे आता है स्टेबल फैक्टर, जिसको हम प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर भी कहते हैं। नंबर 8 पे आता है AHG, एंटी हीमोफिलिक एंटीसीडेंट। एंटी हीमोफिलिक एंटीसीडेंट है, ये हीमोफीलिया नहीं होने देता है। जिन लोगों के अंदर ये फैक्टर एब्सेंट होता है उनके अंदर हीमोफीलिया ए की डिजीज होती है, और जब हीमोफीलिया ए की डिजीज होती है तो उनके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर। तो ये होना जरूरी है, नहीं होगा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, हीमोफीलिया ए करेगा।
हीमोफीलिया के बारे में आप पढ़ोगे आपके जेनेटिक्स वाले पार्ट में। नंबर 9 पे आता है क्रिसमस फैक्टर। ये एब्सेंट होता है इन द हीमोफीलिया बी, मतलब जिन लोगों को हीमोफीलिया बी है उनके अंदर ये वाला फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नंबर 10 इज द स्टुअर्ट फैक्टर। नंबर 11 PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। नंबर 12 इज द हैगमैन फैक्टर। नंबर 13 इज द FSF, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या इसी को लोकी लोवांड फैक्टर भी बोलते हैं। नंबर 13, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, लोकी लोवांड। ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये फाइब्रिन को क्या करता है, जहां पे चोट लगी वहां पे स्टेबल करके रखता है ताकि वो क्या बना सके, मैश बना सके, ठीक है। इस तरीके से आपको 13 के 13 फैक्टर जो हैं आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के 4 हैं, ठीक है। मैंने आपको चारों की इंपॉर्टेंस अभी बताई थी जब हमने सॉर्टिंग का प्रोसेस पढ़ा था उसमें। अब एक दिक्कत आ सकती है कि इनको याद कैसे करें। याद करने के लिए कोई ट्रिक, वैसे तो इन जनरल ऐसी कोई ट्रिक होती नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी ऐसी ट्रिक बना सकते हैं जिससे इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसके इनिशियल से याद रखें, या मैंने एक ट्रिक लिखी, आप चाहे तो इसमें से याद कर सकते हैं। मैंने एक जो है इनका इनिशियल उठाया, वहां पे एफ से लिखा है मैंने फुकरे, पी से लिखा है पहले तू चल, फुकरे पहले तू चल, क्या मतलब हुआ, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम, ठीक है। फुकरे पहले तू चल, ले आ, लेबाइल एंड एक्सिलरी। समोसा स्टेबल फैक्टर, देखिए स्टेबल फैक्टर आते हैं। आज, AHG आज। चोरी क्रिसमस के लिए लिखा गया है, से स्टुअर्ट फैक्टर। फिर TTA होगा, हैगमैन, FSF फायदा। फुकरे पहले तू चल, ले आ समोसा आज चोरी से, फिर होगा फायदा। आपको ये सीक्वेंस याद कर सकते हो, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए। बाकी आप जैसे चाहो वैसे इसको याद करो, बट सीक्वेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक आप चाहो अपनी कुछ और बनाओ, जैसे आपको मन पड़ जाते, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि खाली ये शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, सर हमें याद है सारे के सारे 13 प्लॉटिंग फैक्टर। हाँ बोलो, उगरे पहले तू चल, लिया समोसा चोरी से, फिर होगा फायदा, ठीक है भैया। क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन में ऑप्शन में ये ढूंढ रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, नाम ये है, ये भी याद करने, ऐसा नहीं कि खाली शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, है ना। ऑप्शन में ढूंढ रहे कि फुकरा कहाँ है, समोसा कहाँ है, चोरी कहाँ है, कुछ नहीं मिल रहा है, नाम तो ये वाले लिखे आएंगे। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक भले ही याद करो, लेकिन साथ में ये जरूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आएगा, इनसे नहीं, ठीक है, चाहे जैसे याद करो। यहाँ पे अपना प्लॉटिंग फैक्टर का पार्ट भी खत्म हुआ, और यहाँ पे अपना एनिमल टिश्यू का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो हमने डिस्कस करी, और आप जब पढ़ते हैं नोट्स कंसीडर करें, या अपना मॉड्यूल और जो आपकी NCERT है वो 100% जरूर पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में जितने भी दिए हुए हैं उन एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, और चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल्स एनिमल टिश्यू में क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करके किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपने बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, जितने भी टिश्यूज के बारे में पढ़ा, वो सब आगे कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें फिर से आएगी। तो आपको टिश्यू याद करने हैं, सिस्टम वाइज याद करिए। जैसे आप एक सिस्टम ले लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो भैया नोज से स्टार्ट हो, तो यहाँ कौन सा टिश्यू है ना, अंदर चलोगे तो भाई आपके जो है ट्रेकिया में कौन सा टिश्यू, उसके बाद आपके ब्रोंकाई में कौन सा टिश्यू, आपके एल्विलाई में कौन सा टिश्यू, ऐसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या टिश्यू से एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा एनिमल टिश्यू का चैप्टर। बचेगा इसमें आपका मसल और नर्वस, वो हम अलग से सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आएगा मसल, और नर्वस सिस्टम में आएगा नर्वस टिश्यू।